कोई 2 घंटों के बाद वापस आई तो उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। हमारा तीर ठीक निशाने पर लगा था। पहली कामयाबी ये हुई थी कि नंदू उसी लांस नायक नंद्रिकर का ही बेटा था और इकलौता बेटा था। दूसरी कामयाबी ये हुई थी कि सांप के सूंघने की वजह से बच्चा जरूरत से ज्यादा ही बीमार हो गया था। उनके घर में सोग पड़ा था। लांस नायक फौज के सबसे बड़े डॉक्टर के पास भी अपने बच्चे को लेकर गया था, मगर उसके इलाज से भी कोई अफाका न हुआ था। अब बस्ती के वेद का इलाज करवाया जा रहा था। सिद्धा भी दूसरी औरतों के साथ लांस नायक के घर में जा घुसी और बच्चे की माँ को एक तरफ बुलाकर कहा, इसे लगता है कि बच्चे को शंख सांप ने डस लिया है, जिसके डसने से आदमी मरता नहीं मगर 15-20 दिनों के अंदर अंदर सूख कर मर जाता है। बच्चे की माँ तो रोने लगी। उसके बाप को पता चला तो उसने सिद्धा को डांट कर घर से निकाल दिया। वो मुझसे कहने लगी, रघु, उस काले मराठे ने मुझे घर से निकल जाने को कहा तो मेरा खून खौल उठा। भगवान की कसम, अगर तुम्हारा ख्याल न होता तो मैं उसे वहीं ढेर कर देती। मैंने कहा, अब क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा मर जाए और हमें कुछ भी हासिल ना हो। वो बोली, अरे तुम घबराते क्यों हो, सिर्फ 4 रोज और ठहरो, अब मैं जाऊंगी तो वो मेरे चरण छुएंगे। मुसीबत के वो 4 दिन भी किसी न किसी तरह बसर किए। 5वें रोज सिद्धा बीन हाथ में लिए एक बार फिर अकेली ही बस्ती की तरफ चल पड़ी। उस रोज वो दोपहर के बाद वापस आते ही बोली, रघु, आज उस कमीने मराठे ने मेरी बड़ी खातिरदारी की है। मुझे कड़ी चावल का भोजन भी कराया। अब तो वो मेरा चेला बन गया है। भीगी पिल्ली बनकर मेरे कदमों में बैठा रहा। मैं बड़ा खुश हुआ। सिद्धा ने बताया कि लड़की की हालत उसकी स्कीम के मुताबिक काफी खराब हो चुकी थी। वो पहचाना नहीं जाता था। उसने लांस नायक के घर में जाकर उसकी माँ से बच्चे के बारे में तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि वो लोग जिद से काम लेकर बच्चे की जान गंवा बैठेंगे। बच्चे को शंख सांप ने डस लिया है और दुनिया का कोई डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर सकता। फिर जब सिद्धा ने लड़के की टांग पर से कपड़ा हटाकर वो जगह दिखाई जहां सांप सूंघा करता था तो सबने देखा कि बच्चे की पिंडली एक जगह से नीली पड़ चुकी थी। ये सिद्धा के अपने सांप के सांस का असर था। तब तो सबको यकीन हो गया। बच्चे का बाप भी सिद्धा के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और आंखों में आंसू भरकर गिड़गिड़ाया कि किसी तरह मेरे बच्चे को बचा लो। अब सिद्धा ने स्कीम के मुताबिक उसे कहा कि शंख सांप के कांटे का इलाज उसके गुरु के पास है, जो बस्ती से दूर एक खो में रहता है, मगर उससे मिलना बहुत मुश्किल है। वो किसी को अपने पास आने नहीं देता। घर वाले परेशान होकर सिद्धा की मिन्नत समाजत करने लगे। माँ ने रो रो कर अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगी। लांस नायक ने सिद्धा के पांव पर सर रख दिया। सिद्धा ने कहा कि मैं गुरु को किसी तरह राजी करने की कोशिश करूंगी। सिद्धा ने मेरा बाजू पकड़कर दबाया और बोली, रघु, अब तुम मेरे गुरु भी हो। कल मैं उन्हें तुम्हारे पास लेकर आऊंगी। तुम जरा नखरे दिखाना। मुझे तो तुम बड़े नखरे दिखाया करते थे शुरू में। और वो कहकहा लगाकर हंस पड़ी। फिर उसने मुझे बताया कि जब बच्चे का बाप मेरे पास आए तो मैं सांप के मनके को पानी में डालकर वो पानी उसे दे दूं। बच्चा वो पानी 2 रोज पिएगा तो उसके जिस्म की ताकत वापस आ जाएगी। अब उसने सांप को भी रोक दिया था। दूसरे दिन वो मुझे पूरा गुरु बनाकर खो में बिठा गई। मैंने सर पर पगड़ बांधकर अपने जिस्म पर गेरुई चादर लपेट ली। माथे पर मिट्टी से 3 लकीरें भी बना ली। मिट्टी के कटोरे में थोड़ा सा कड़वा तेल डालकर उसमें एक काला पत्थर रख दिया था। मिट्टी का दिया मेरी दाएं जानिब ईंटों पर रोशन था। सिद्धा के सांप का मनका मेरी जेब में था। सिद्धा जाने से पहले खो में लोबान भी सुलगा गई थी, जिससे मेरे नाक में दम आ रहा था। उसके जाने के बाद मैं खो से निकलकर खुली हवा में आकर बैठ गया। उस वक्त दोपहर हो रही थी। सिद्धा कोई 1 घंटे बाद वापस आई। मैंने नशीब में उसे दूर से देख लिया था। उसके साथ सफेद धोती कुर्ते में मलबूस एक आदमी चला रहा था। मैं जल्दी से खो में घुस गया और आसन जमा कर बैठ गया। ये लांस नायक नंद्रिकर ही हो सकता था। मैं जोगियों की तरह 4 जानू समाधि लगाए बैठा था। मेरी आंखें नींदवाद थीं। मैंने देखा कि लांस नायक नंद्रिकर को सिद्धा ने खो के बाहर ही रोक दिया था। वो खुद हाथ जोड़कर खो के अंदर छुप कर बोली, गुरु महाराज, अगर आपकी इजाजत हो तो बच्चे के दुखी बाप को हाजिर करूं। मैंने आवाज में ऋषि मुनि का दबदबा पैदा करते हुए कहा, ये अम्ब आया है हमारे पास। पहले कहा था, इसके बच्चे नंदू को शंख सांप अपने पास बुला रहा है। हम शंख नाग को नाराज नहीं करना चाहते। लांस नायक 2 जानू होकर गिड़गिड़ाया, महाराज, मेरे बच्चे की जान बचा लें, चाहे मेरी जान ले ले। मैंने गरजदार आवाज में कहा, हम यमदूत नहीं है जो तेरी जान लें, जा हम तेरे बच्चे के लिए कुछ नहीं कर सकते। अब प्रोग्राम के मुताबिक सिद्धा ने इल्तिजा की, गुरु महाराज, मैंने नंद्रिकर जी के बच्चे को अपना बच्चा मान लिया है, इस पर कृपा करें। ये नादान है, वेद डॉक्टरों के चक्कर में फंसा रहा। मैंने हाथ ऊपर उठाकर उन्हें शांत रहने का इशारा किया। मैं कुछ देर खामोश रहा, फिर नंद्रिकर और सिद्धा को अंदर बुला लिया। लांस नायक नंद्रिकर मेरे सामने 2 जानू होकर अदब से बैठ गया। उसने हाथ बांध रखे थे, सर झुका हुआ था। मैंने कहा, हमारी चेली ने तुम्हारे बच्चे को अपना बच्चा कहा है, हम इसकी बात का पालन करेंगे। हम तुम्हें एक कटोरे में आकाश के देवता शंखनाग के मन के वाला पानी देंगे। ये पानी जाकर अपने बच्चे को पिला देना।
तेरे बच्चे का मर्ज वापस चला जाएगा, मगर उसके बाद तुझे एक दूसरा इलाज करना होगा, नहीं तो शंख नाग का जहर दोबारा तेरे बच्चे के जिस्म में जाग पड़ेगा और उसे हलाक कर देगा। लांस नायक ने अपना माथा मेरे पांव के आगे रख दिया और रोते हुए बोला, गुरु महाराज, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। आप मेरे लिए देवता सम्मान है, किसी तरह मेरे बच्चे की जान बचा लें, वो मेरा इकलौता बेटा है। मैंने स्कीम के तहत आप खोरे में सीधा के सांप का मनका डालकर बाहर निकाल लिया और कहा, ये पानी अभी जाकर अपने बच्चे को पिला दे, तेरा बच्चा भला चंगा हो जाएगा, परंतु तुझे परसों फिर मेरे पास आना होगा। लांस नायक ने मेरे पांव को चूम लिया, आप खोरा उठाया, सीधा उसे इशारा करके अपने साथ बाहर ले गई। जब उसने लांस नायक को वहां से रुखसत कर दिया तो खो में आकर बोली, रघु, तुम तो पूरे जट्टाधारी जोगी बन गए हो। और ऐसा ही हुआ। 2 दिन बाद वादे के मुताबिक जब लांस नायक नंद्रिकर मेरे पास आया तो वो बड़ा खुश था। सिद्धा ने उसे मना कर दिया था कि वो गुरु जी के बारे में किसी से जिक्र न करे और इस बात को राज में ही रखे। चुनाचे वो अकेला आया था। उसने फूल और मिठाई की टोकरी उठा रखी थी। उसका बच्चा नंदू वाकई सेहतमंद हो गया था। उसने मेरे पांव पर सर रख दिया और बोला, महाराज, आपका पवित्र जल पीने से मेरा बच्चा अच्छा हो गया है, अब वो फिर चलने फिरने लगा है। मैंने आंखें बंद करके कहा, ये सब भगवान की कृपा से हुआ है, मगर तुम्हारे बच्चे पर अभी मौत का साया मौजूद है। उसने मेरे पांव पकड़ लिए और गिड़गिड़ा कर बोला, गुरु महाराज, किसी तरह मेरे बच्चे को यमदूत के साए से बचा लें, मैं आपकी सारी जीवन सेवा करूंगा। मैंने कहा, इसके लिए तुम्हें काम करना होगा। वो बोला, हुक्म करें महाराज, मैं अपने बेटे के लिए अपनी जान तक का बलिदान दे सकता हूँ। मैंने कहा, तुम्हारी जान के बलिदान की जरूरत नहीं है। फिर मैंने उसे बताया कि अगरचे उसका बेटा सेहतमंद हो गया है, लेकिन शंख नाग का जहर अभी तक उसके बच्चे के जिस्म में मौजूद है और वो सिर्फ एक ही सूरत में हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है, मगर ये बड़ा कठिन काम है, शायद तुम ये काम न कर सको। नंद्रिकर ने हाथ बांध रखे थे। बोला, गुरुजी, आप हुक्म करें, मैं अपने बच्चे के लिए नर्क में भी चला जाऊंगा। सिद्धा 2 जानू खामोश बैठी थी। मैंने जब नंद्रिकर को देखा कि पूरी तरह मेरी गिरफ्त में है तो कहा, मुझे एक ऐसे शख्स के सर के 7 बाल चाहिए जो भारतवर्ष के किसी दुश्मन मुल्क का बाशिंदा हो। जहां तुम्हें भारतवर्ष का गैर मुल्की बाशिंदा नहीं मिल सकेगा, तुम्हें इसके लिए भारतवर्ष के किसी दुश्मन मुल्क का सफर करना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? लांस नायक बोला, मैं तैयार हूँ महाराज, परंतु हमारा दुश्मन नेपाल बर्मा नहीं है, एक ही हमारा हमसाया मुल्क पाकिस्तान है। मैं आज ही छुट्टी के लिए दरखास्त कर देता हूँ। मैंने कहा, इसमें 2 बातें बहुत जरूरी हैं। एक तो तुम्हें इस सारी कार्रवाई को राज में रखना होगा। तुम्हें ये बात अपनी पत्नी को भी नहीं बतानी होगी, वरना सारा अमल जाया हो जाएगा और तुम्हारे बच्चे को फिर कोई मौत के मुंह से न बचा सकेगा। दूसरी बात यह है कि यह काम जल्द हो जाना चाहिए। अगर देर हो गई तो शंख नाग का जहर दोबारा तुम्हारे बेटे के जिस्म में फैलना शुरू हो जाएगा और इस बार मेरा मनका भी उसको खत्म नहीं कर सकेगा। लांस नायक फिक्रमंद हो गया। बोला, महाराज, कितनी मोहलत मिल सकती है? क्योंकि मुझे नई दिल्ली जाकर पाकिस्तान का वीजा भी लेना होगा। इसमें 10-15 दिन तो लग जाएंगे। मैंने उसके लिए मजीद मुश्किलात पैदा करते हुए कहा, और हो सकता है तुम्हें पाकिस्तान जाने की इजाजत न मिल सके। फिर तुम क्या करोगे? नहीं नंद्रिकर, ये काम तुमसे नहीं होगा। अपने बच्चे को भगवान के सुपुर्द कर दो। लांस नायक नंद्रिकर परेशान हो गया। उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मैं उसके चेहरे की परेशान तहरीर साफ तौर पर पढ़ रहा था। अब मैंने तरकश में से अपना आखिरी तीर निकाल कर फेंका। मैंने कहा, नंद्रिकर, एक खास बात अभी अभी मुझे आकाश के देवता ने बताई है। आकाश के देवता का कहना है कि जहाँ किसी जगह एक भारतवर्ष का दुश्मन पाकिस्तानी मौजूद है, क्या तुम उसका खोज लगा सकते हो? अगर तुम उसे ढूंढ सको तो तुम्हारे बच्चे की जान बच सकती है। लांस नायक के चेहरे पर एकदम से इत्मीनान की लहर दौड़ गई। मैं समझ गया था कि उसके दिल में किसी पाकिस्तानी का ख्याल आया है। उसने कहा, गुरुजी, देवताओं की बात कभी झूठी नहीं होती, उन्होंने आपको ठीक कहा है। मैंने आहिस्ता से पूछा, तो क्या तुम इस दुश्मन मुल्क के आदमी को जानते हो जो यहाँ मौजूद है? लांस नायक ने पहले सिद्धा की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ देखकर बोला, गुरुजी, मैं अकेले में ही ये बात आपको बता सकता हूँ। मैंने सिद्धा को बाहर जाने का इशारा किया। जब वो चली गई तो लांस नायक ने कहा, गुरुजी, इन दिनों हमारी छावनी में एक पाकिस्तानी बूढ़ा जासूस कैद है। अगर आप हुक्म करें तो मैं उसके सर के बाल तोड़ कर ला सकता हूँ। मैंने पूछा, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? वो बोला, गुरुजी, आप मेरे लिए देवता सम्मान है, परंतु आप इसका जिक्र किसी से नहीं करेंगे। ये मेरी नौकरी का मामला है। बात यह है कि मेरा ताल्लुक इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस से है और हमारे पास जो पाकिस्तानी जासूस कैद हैं उसकी निगरानी पर मेरा एक दोस्त मुकर्रर है। मैं उससे कहकर पाकिस्तानी दुश्मन के सर के 7 बाल बड़ी आसानी से ला सकता हूँ। अब मैं असल बात की तरफ आया। मैंने आंखें बंद कर ली। चंद दमों के बाद आंखें खोलकर कहा, लेकिन एक और उलझन बाकी है। नंद्रिकर के होंठों से जैसे अपने आप निकल गया, क्या महाराज? मैंने उसे बताया कि दुश्मन जासूस के बालों पर मंत्र पढ़ने से पहले मेरे लिए उसको एक नजर देखना बहुत जरूरी है, वरना मंत्रों का असर नहीं होगा।
अब लांस नायक सोच में पड़ गया। बोला, महाराज, ये दुश्मन जासूस ऐसी जगह कैद रखा गया है कि जहाँ कोई बाहर का आदमी नहीं जा सकता। नंद्रिकर, ये सब कुछ मैं तुम्हारे बच्चे की जान बचाने के लिए कर रहा हूँ। मुझे कोई जरूरत नहीं उस दुश्मन जासूस को देखने की। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो तुम जा सकते हो, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मुझे भगवान की पूजा करनी है। लांस नायक ने एक बार फिर मेरे पांव पकड़ लिए और आंखों में आंसू भरकर बोला, भगवान के लिए मेरे बच्चे पर रहम करो गुरुजी। मैं कोई तरीका निकालता हूँ, कोई ऐसी तरकीब सोचता हूँ कि आप उस पाकिस्तानी जासूस को एक नजर देख सकें। फिर उसने कहा, मैं कल पाकिस्तानी जासूस के सर के 7 बाल लेकर हाजिर हूँगा। उसके बाद कोई ऐसा तरीका भी सोचूंगा कि आप उसे देख सकें। वो माथा टेक कर कल आने का वादा करके चला गया। दूसरे दिन वो दोपहर के बाद आया तो एक कागज में उसने पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर फरीदी के सर के 7 बाल लपेट रखे थे। ये सफेद बाल थे। मैंने जब बातों में उससे पाकिस्तानी जासूस का हुलिया पूछा तो वो डॉक्टर फरीदी का हुलिया ही था। बालों को लेकर मैंने मिट्टी की हंडिया में रख लिया और उससे कहा कि अब मेरा पाकिस्तानी जासूस को एक नजर देखना जरूरी है। क्या तुमने कोई ऐसा बंदोबस्त किया है? लांस नायक ने आज भी सिद्धा को बाहर भिजवा दिया। बड़ी राजदारी से बोला, गुरुजी, मुझे मालूम है कि परसों शाम 6 बजे उस पाकिस्तानी जासूस को पूना ले जाया जा रहा है। वो एक फौजी बंद गाड़ी में होगा, लेकिन आप रास्ते में किसी ऊंची जगह पर बैठ जाएं तो उसे सामने की जानिब से एक नजर देखा जा सकता है। भगवान के लिए इनकार न करना, क्योंकि उसके बाद ये दुश्मन जासूस हमारे हाथ से निकल जाएगा। ये मेरे बच्चे की जिंदगी की आखिरी उम्मीद है गुरुदेव, मुझे निराश ना कीजिएगा। अगर ये उसके बच्चे की जिंदगी का आखिरी चांस था तो मेरे लिए भी ये आखिरी मौका ही था। उसके बाद शायद डॉक्टर फरीदी मेरे हाथ से भी निकल जाता। मेरे कान खड़े हो गए। मैंने नंद्रिकर के सर पर शफकत से हाथ रखा और कहा, मेरे बच्चे, अगरचे मेरे लिए ये बड़ा मुश्किल काम है कि मैं रास्ते में तुम्हारी फौजी गाड़ी के इंतजार में बैठ रहा हूँ, क्योंकि मैं हर वक्त अपने भगवान की पूजा में मगन रहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे बेटे के लिए ये काम कर लूंगा। अब तुम मुझे बताओ कि उस पाकिस्तानी जासूस की गाड़ी कहाँ से गुजरेगी? लांस नायक ने मुझे जो रूट बताया वो चांदपुर छावनी के अकब में एक नशीबी मैदान से होकर गुजरता था। लांस नायक ने मुझसे आजिजी सी इल्तिजा की कि मैं उसके साथ चलकर वो रास्ता देख लूं। मैं खुद भी यही चाहता था, चुनाचे मैंने शाम को चलने की हामी भर ली। लांस नायक ने एक बार फिर हाथ जोड़कर कहा, महाराज, इसका जिक्र किसी से न करें, नहीं तो मेरा कोर्ट मार्शल हो जाएगा, क्योंकि इस पाकिस्तानी जासूस की बेहद निगरानी होती है। लगता है इससे कोई बड़ा अहम काम लिया जा रहा है। उसका इशारा सिद्धा की तरफ था। मैंने उसे तसल्ली दी कि उसका राज मेरे सीने में ही रहेगा। वो शाम को आने का वादा करके चला गया। मैंने सिद्धा को सारी बात बता दी। वो बोली, रघु, हम निहत्ते हैं, हमारे पास सिवाय एक पिस्तौल के और कोई असलहा नहीं है। हम फौज का मुकाबला कैसे करेंगे? यही बात मुझे भी परेशान कर रही थी। जाहिर है पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर फरीदी जिस फौजी गाड़ी में ले जाया जा रहा होगा उसकी हिफाजत के लिए फौजी गार्ड का दस्ता भी होगा। हम बगैर असलहे के मुसल्लह फौजी गार्ड का मुकाबला नहीं कर सकते। वक्त भी बहुत थोड़ा था। हम सिद्धा के साथी डाकुओं को भी वहां अपनी मदद के लिए नहीं बुलवा सकते थे, और अगर बुलवा भी लेते तो आम बंदूक या राइफलों वाले डाकू बाकायदा फौज की स्टेन गन्नों और मशीन गन्नों के सामने कोई हैसियत नहीं रखते थे, जहां किसी जबरदस्त हिकमत अमली से काम लेने की जरूरत थी। डॉक्टर फरीदी के गुजरने में अभी 2 दिन बाकी थे। सिद्धा ने मशवरा दिया कि पहले चलकर इलाके का जायजा लिया जाना चाहिए। तय ये पाया कि शाम को जब मैं लांस नायक नंद्रिकर के साथ मौका महल देखने जाऊंगा तो वो भी मेरे जाने के कुछ देर बाद मेरे पीछे पीछे चल पड़े। शाम होने में थोड़ी देर बाकी थी कि लांस नायक नंद्रिकर पहुंच गया। मैं अपनी खो से निकलकर उसके साथ रवाना हुआ। वो मुझे एक वीरान रास्ते से छावनी के अकब में एक बुलंद जगह पर ले आया। यहाँ नीचे एक कच्ची सड़क गुजरती थी जिस पर कहीं कहीं नारियल के दरख्त उगे हुए थे। उसने कहा, महाराज, पाकिस्तानी दुश्मन की गाड़ी जहाँ से गुजरेगी, इस जगह बैठकर आप उसे गाड़ी के सामने के शीशों में से एक नजर देख सकेंगे, क्योंकि जिस जीप में उसे ले जाया जा रहा है वो मेरी इत्तला के मुताबिक ऊपर से तो बंद है, मगर सामने की जानिब से पर्दा हटा हुआ होगा और वहाँ स्टेन गन लगी होगी। मैंने बड़े इत्मीनान से जरा सा कुरेद कर पूछा तो मालूम हुआ कि एक जीप के पीछे एक दूसरी खुली जीप में गार्ड होंगे। मैंने इर्द गिर्द का जायजा लिया और बेजारी से कहा, नंद्रिकर, मेरा इस बकबक में पड़ने को दिल नहीं चाहता, परंतु तुम्हारे बेटे की जिंदगी के लिए ये सारा कष्ट भोगूंगा। लांस नायक हाथ बांध कर बोला, आपकी बड़ी कृपा है महाराज, मैं सारी जिंदगी आपके पांव धो धो कर पीऊंगा। अच्छा, अब मैं जाता हूँ क्योंकि मेरा यहाँ ज्यादा देर ठहरना मुनासिब नहीं। मैंने कहा, मैं भी वापस जाता हूँ, मुझे यहाँ खड़े रहने की कोई जरूरत नहीं। बहरहाल मैं तुम्हारी खातिर परसों शाम यहाँ आकर पाकिस्तानी जासूस की शक्ल देखने की कोशिश करूंगा। लांस नायक एक बार मेरी खुशामद करने लगा, फिर वो दूसरी तरफ से होकर चांदपुर छावनी के क्वार्टरों की तरफ चला गया।
मैं वापस दूसरी तरफ चलने लगा। एक जगह बबूल के दरख्त उगे हुए थे, जहां मुझे सिधा मिल गई और हम वापस आ गए। दूसरे दिन सुबह सुबह अपने खो से निकले और सांपू का तमाशा दिखाने के बहाने एक बार फिर उस छोटी सी कच्ची सड़क पर आ गए, जहां से दूसरे दिन शाम को हमारे पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर फरीदी को गुजरना था। सूरज अभी अभी निकल रहा था। हम इर्द गिर्द की झाड़ियों में कभी कभी यूं झुक कर देखते जैसे जंगली सांपों को तलाश कर रहे हो। हम इस कच्ची सड़क पर चलने लगे। आगे जाकर ये सड़क जरा बुलंदी पर जाकर ताड़ के दरख्तों में एक तरफ घूम गई थी। यह जगह छावनी की बैरकों से बहुत करीब थी।